नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑफिसर जिद में। जिद ऐसी जो तूफानों को हिला दे, जिद ऐसी जो पत्थर को भी मोम बना दे, जिद ऐसी जो आपको सोने ना दे, जिद ऐसी जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा दे। दोस्तों, इसी जुनून, इसी जज्बे, इसी जिद के साथ आज हम शुरू करने वाले हैं अपना टॉपिक। भूगोल का अगला टॉपिक है ज्वालामुखी। कैसे ज्वालामुखी फूटता है, जमीन के अंदर से कैसे मैग्मा निकलता है, फिर वो मैग्मा कैसे लावा बन जाता है, फिर धरती पे आकर वो कौन कौन सी संरचनाएं बनाता है, इन सब के विषय में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो इसके पहले क्लासेस में हम पढ़ चुके हैं कि हमारी जो धरती थी, धरती की आंतरिक संरचना के बारे में हमने वहां पर पढ़ा था। ठीक है, एक बार थोड़ा सा डिस्कस हम आंतरिक संरचना के बारे में यहां पर करने वाले हैं। पहला था हमारा ये लिथोस्फीयर, ठीक है, ये था हमारा स्थैनोस्फीयर, ये हमारा कोर था। हमने बताया था कि जो लिथोस्फीयर है, ये जो इसका जो आधार है वो कुछ चट्टानों से ऐसे मिलके बना हुआ है। लिथोस्फीयर का जो आधार है ये कुछ चट्टानों से मिलके बना हुआ है। इन्हीं चट्टानों को हमने प्लेट विवर्तनिकी में पढ़ा था, प्लेट टेक्टोनिक्स नामक चैप्टर में हमने इसको डिस्कस किया था। उसके नीचे ये स्थैनोस्फीयर दुर्बलता मंडल था, जो कि मैंने बताया था कि अर्ध गलित अवस्था में है, क्योंकि ऊपर से जो पड़ने वाला प्रेशर था, दाब था, ठीक है, दाब की मात्रा टेम्परेचर से, तापमान से क्या हो रही थी, यहां पर टेम्परेचर यहां पर ज्यादा हो रहा था दाब की अपेक्षा। तो दाब की अपेक्षा जब टेम्परेचर ज्यादा होता था, यहां की जो चट्टानें थी, पेरिडोटाइट चट्टानें, कौन सी, पेरिडोटाइट चट्टानें जो थी वो गल गई, क्योंकि ऊपर से प्रेशर भी तो था, पूरी तरह से खत्म तो नहीं हुआ था प्रेशर, इसलिए कुछ चट्टानें तो गल गई और कुछ चट्टानें वहां पर नहीं गली। तो इसलिए ये अर्धगलित अवस्था में, ये जो यहां हमारा स्थैनोस्फीयर था, ये अर्धगलित अवस्था में था, और इसी अर्धगलित अवस्था के ऊपर यहां की जो चट्टानें थी, ये जो प्लेट थी, ये ऊपर तैर रही हैं। ठीक है, अब चूंकि नीचे से अगर कोई संवहन धारा चलती है, हीट की कोई धारा चलती है, तो सीधे हमारी टक्कर मार रही थी यहां इन प्लेटों पर, और इन प्लेटों में गतियां हो रही थी, मूवमेंट हो रहा था। तो इन्हीं गतियों की वजह से ही, ठीक है, ऊपर ज्वालामुखी और भूकंप जैसी की संरचनाएं वहां पर निकल के आ रही थी। तो आज हम इसी विषय में पढ़ेंगे कि अगर ये नीचे का जो मैग्मा है, अगर ये भूपृष्ठ पर निकल के आ जाता है तो क्या होता है। ठीक है, बात कर रहे थे ज्वालामुखी की। तो ज्वालामुखी जो है, नीचे से मान लीजिए ये मैग्मा था, मैग्मा चैम्बर, ठीक है, यहां से ऐसे फूटा, ये धरती थी, धरती का क्रस्ट था, ये धरती का ये क्रस्ट है, ठीक है, क्रस्ट से जब ये फूटा मैग्मा बाहर की ओर, ये मैग्मा जब धरती की क्रस्ट को फाड़ के ऊपर फूटा, ठीक है, तो इसमें से जो गैसें थी वो निकल गई बाहर, और इसी को हम बोलते हैं लावा। कहने का मतलब, मैग्मा में से जब गैसें निकल गई तो उसको हम लावा बोलते हैं, और इसी छिद्र या दरार को जहां से मैग्मा फूटा है, इसी को हम बोलते हैं ज्वालामुखी। ठीक है, तो ज्वालामुखी वह छिद्र या दरार होता है जहां से मैग्मा धरती की क्रस्ट, धरती की जो भूपरपट्टी है, उसको फाड़ के ऊपर निकलता है, इसी को हम बोलते हैं ज्वालामुखी। चूंकि ये इसका जो मुंह होता है वो थोड़ा ऐसे, जब विस्फोट के साथ फूटेगा तो मुंह चौड़ा होगा इसका, तो यही मुंह बाद में जब ज्वालामुखी ठंडा हो जाता है, ज्वालामुखी फूटा ऊपर, और ये ज्वालामुखी का जो तप्त मैग्मा है, ये बाद में ऐसे गिरता रहेगा, ऐसे गिरता रहेगा इस तरह से, इसी के सहारे। ठीक है, तो यहां पर ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होगा, मतलब ज्वालामुखी पर्वत, एक इस टाइप की संरचना यहां पर बन जाएगी, ज्वालामुखी शंकु तरह की, इसी को हम ज्वालामुखी शंकु बोलते हैं। और ये जो मुंह है इसका, शांत के बाद यही हमारा क्या बन जाएगा, क्रेटर। और बाद में भविष्य में जब पानी वानी बरसेगा और इस क्रेटर में पानी भरेगा तो इसी को हम क्रेटर झील बोल देते हैं। क्या है?
क्रेटर झील। तो भारत में एक जगह है महाराष्ट्र, ठीक है, वहां पर एक बुल्ढाना जगह है, बुल्ढाना, वहां पर एक लोनार झील है, ठीक है, वो क्रेटर निर्मित झील है, ठीक है। टिटिकाका झील भी, टिटिकाका झील भी हमारी क्रेटर झील है। ये आपको यहां पर ध्यान रखनी होंगी, क्योंकि अगर इस क्रेटर में विस्फोट, मतलब ये ज्वालामुखी में जब विस्फोट बहुत तेजी के साथ हो तो यही क्रेटर क्या हो जाएगा, थोड़ा फैल जाएगा, इसका मुंह और फैल जाएगा, ठीक है, इस तरह का हो जाएगा, कुछ फैला फैला मुंह। तो अगर उसका मुंह ज्यादा फैला है तो इसी को हम बोलते हैं कालडेरा, कालडेरा। एक आशो नाम का कालडेरा है जापान में, ये विश्व का सबसे बड़ा कालडेरा है। कहने का मतलब जब ज्वालामुखी ऊपर की ओर फूटा तो जो उसका मुंह था, अगर वो किन्हीं कारणों से बड़ा हो गया है, विस्फोट की वजह से काफी बड़ा चौड़ा मुंह बन गया उसका, तो वही हमारा क्रेटर कालडेरा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। तो वह छिद्र या दरार जहां से भूपृष्ठ से नीचे मैग्मा क्या होता है, धरती के बाहर निकलता है, उसी को हम ज्वालामुखी कहते हैं। और ये जब मैग्मा बाहर निकल जाता है तो इसकी जो गैसें होती हैं वो बाहर उड़ जाती हैं वायुमंडल में, तो गैसों से जो रहित मैग्मा होता है उसको हम बोलते हैं लावा, ठीक है। ये चीज यहां पर आपको ध्यान रखनी होगी। अब बात करते हैं ज्वालामुखी के प्रकार कैसे होते हैं, कितने प्रकार के ज्वालामुखी होते हैं, बारी बारी से उनको हम यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहला प्रकार था हमारा कि ज्वालामुखी को हम सबसे पहले संरचना के आधार पर देखेंगे, ठीक है, कि किस किस संरचनाएं, जब ज्वालामुखी फूटता है तो कौन कौन सी संरचनाएं वहां पर बनती हैं। फिर हम देखेंगे लावा की प्रकृति पर, उसके बाद उद्गार की समयावधि पर। तो बारी बारी से हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला है संरचना के आधार पर, बात आ रही है संरचना के आधार पर। तो तीन तरह की संरचना के आधार पर हमारे ज्वालामुखी होते हैं। पहला है केंद्रीय नलिका उद्गार, दूसरा है दरारी उद्भेदन, और तीसरा है अंतरा प्लेट उद्गार। बारी बारी से हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला है केंद्रीय नलिका उद्गार। देखिए, केंद्रीय नलिका उद्गार में क्या है, जो ज्वालामुखी है एक नलिका के रूप में नीचे से आता है, ठीक है। ये हमने डिस्कस किया था, अभिसारी प्लेट किनारा, ठीक है। अगर अभिसारी प्लेट किनारे की कोई गतिविधि होती है तो उसमें केंद्रीय नलिका उद्गार होता था। हमने बताया था कि प्लेटें होती हैं, ठीक है। अगर इन प्लेटों में इस तरह से मूवमेंट हो रहा है ना, अभिसरण हो रहा है, मतलब अगर सपोज यहां से ऐसे कोई मैग्मा उठ रहा है, संबंधारा उठ रही है और ऐसे जा रही है, देखिए दोनों ऐसे आ रही हैं, गतियां हो रही हैं ऐसे, तो ऐसे जब गतियां होंगी तो बल कैसे लगेगा, आमने सामने लगेगा। और इन आमने सामने के लगने वाले बल में एक प्लेट नीचे छेपित हो जा रही थी, तो छेपित जब हो जा रही थी तो वहां पर एक्स्ट्रा मैग्मा आ जा रहा था, है ना, और यही एक्स्ट्रा मैग्मा ऊपर की ओर भाग रहा था, ठीक है, ऊपर की ओर भाग रहा था। और यही ऊपर की ओर मैग्मा जब चीर के बाहर निकलता है तो तेजी के साथ विस्फोट होता है इसमें, और इसी विस्फोट से, ठीक है, ये ज्वालामुखी बनता है। और यही जब ज्वालामुखी ऐसे गिरता है तो ये ज्वालामुखी शंकु बना देता है, ठीक है। कहने का मतलब मैग्मा चैम्बर है नीचे, है ना, मैग्मा चैम्बर में सबसे ऊपर नली की तरह, ठीक है, ऐसे छेद करके बाहर को निकल जाता है मैग्मा, ठीक है। तो यही हमारा ज्वालामुखी बन जाता है, इसी को बोलते हैं केंद्रीय नलिका उद्गार। इसमें क्या होता है, जो ज्वालामुखी फूटता है वो श्यान होता है, ठीक है, और तीव्र विस्फोट वाला होता है, ठीक है, और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होता है। ये श्यान मतलब होता है बहुत ही गाढ़ा होता है, ठीक है, और इसकी जो प्रकृति होती है वो अम्लीय होती है, और यहाँ पर सिलिका की जो मात्रा होती है वो ज़्यादा होती है, और डेंसिटी इसकी जो होती है वो कम होती है, ठीक है, और हल्के रंग का होता है। क्योंकि सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है इसलिए ये हल्के रंग का होता है। श्यान होता है मतलब गाढ़ा होता है, तीव्र विस्फोट होता है, अम्लीय प्रकृति होती है इसकी, सिलिका की मात्रा यहाँ पर ज़्यादा होती है, डेंसिटी कम होती है और हल्के रंग का होता है, ठीक है। और ये नली के रूप में यहाँ पर
भूपृष्ठ को फाड़कर बाहर निकलता है, इसीलिए इसको हम केंद्रीय नलिका उद्गार बोलते हैं। ठीक है, और ये अभिसारी प्लेट किनारों के तो थ्रू होता है। ठीक है, अभिसारी प्लेट किनारा हम डिस्कस कर चुके हैं, यहां पर दोनों प्लेटों का अभिसरण होता है। ये तो बात रही हमारी केंद्रीय नलिका उद्गार की। अब बात करेंगे हम दरारी उद्भेदन की। दरारी उद्भेदन जो होता है वो अपसारी प्लेट किनारा। ठीक है, जब अपसारी प्लेट किनारे की बात आती है तो वहां पर हमारा दरारी उद्भेदन होता है। कैसे जी, ये प्लेटें थी, ठीक है, इसमें सपोज समान धाराएं यहां से चली मैग्मा की, यहां प्लेटों से टकराई और ये पार्श्व गति हुई इधर। जब पार्श्व गति हुई तो इस सिरा के सहारे फोर्स इधर लगा और इस सिरा के सहारे फोर्स इधर लगा। कहने का मतलब इन दोनों प्लेटों में जो टेंशन लग रहा है वो विपरीत अवस्था में लग रहा है, मतलब तनाव मूलक बल लग रहा है, तनाव बल लग रहा है। ठीक है, इन तनाव बलों को लगने के कारण, ठीक है, यहां पर भ्रंश पैदा होते हैं। क्या होते हैं? भ्रंश पैदा होते हैं। और इन्हीं भ्रंशों के सहारे जो मैग्मा था हमारा वो बाहर आने की कोशिश करता है धरती पर। वही चीज यहां पर है कि सपोज ये प्लेट थी, ठीक है, ये प्लेट थी, इनमें दोनों में फोर्स हमारा तनाव बल लगा विपरीत अवस्था में। जब विपरीत अवस्था में लगा तो प्लेटों के बीच में यहां पर भ्रंश बनेंगे। ठीक है, और मैग्मा मान लीजिए यहां पर है, ये मैग्मा है, मैग्मा जब ऊपर उठा, ठीक है, तो इन्हीं भ्रंशों के सहारे क्या होगा, धीरे धीरे मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करेगा, धीरे धीरे मैग्मा बाहर निकलने की कोशिश करेगा। चूंकि भ्रंश बन चुका है, ठीक है, तो यहां पर विस्फोट क्या होंगे, कम होंगे। विस्फोट कम होंगे तो ये जो मैग्मा है वो ऐसे फैलेगा दूर तक, ठीक है, ऊपर नहीं जाएगा, ऊपर कम जाएगा। जब विस्फोट कोई चीज होती है एकदम से निकल के एकदम फाड़ के निकलेगा, जैसे हमने केंद्रीय नलिका में बताया था, वो जमीन चीर के एकदम फाड़ के निकलता है ऊपर। ठीक है, तो जब फाड़ के निकलेगा तो विस्फोट ज्यादा होगा, ऊंचा ज्यादा जाएगा और फैलेगा कम। कहने का मतलब जो उसके जो ज्वालामुखी शंकु बनेंगे वो कहीं ना कहीं ऊंचे बनेंगे। यहां पर क्या है, जब यहां पर तनाव मूलक बल लगा, दोनों बल विपरीत दिशा में लगे, तो ऊपर से पड़ने वाला जो दाब था, ठीक है, ऊपर से पड़ने वाला दाब था वो कम हो गया। प्रेशर कम होने की वजह से जो यहां से मैग्मा निकलने वाला था, ठीक है, उसमें विस्फोट कम होगा इन कंपेयर टू केंद्रीय नलिका उद्गार में। ठीक है, तो यहां विस्फोट कम होगा जब, तो ये मैग्मा हमारा यहां दूर तक फैलेगा। ठीक है, दूर क्षेत्र कवर करेगा। ठीक है, तो इससे हमारे ज्वालामुखी शंकु नहीं बनेंगे, इससे क्या बनेंगे, हमारे ज्वालामुखी पठार बनेंगे। ठीक है, इससे हमारे ज्वालामुखी पठार बनेंगे, दूर तक फैलेंगे। ये कम श्यान होगा, मतलब ये गाढ़ा कम होगा। ठीक है, और इसकी जो प्रकृति होगी वो कैसी होगी, लगभग थोड़ी बहुत क्षारीय होगी। ठीक है, और इसका जो रंग होगा वो हल्का डार्क होगा, मतलब गाढ़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहां पर लोहे की मात्रा भी ज्यादा रहेगी। ठीक है, ये यहां पर आपको ध्यान रखनी होगी। उसके बाद बात आती है अंतरा प्लेट उद्गार। अंतरा प्लेट उद्गार में क्या होता है, ये होता है हॉट स्पॉट। ठीक, मैग्मा हॉट स्पॉट की वजह से बताया था हमने कि कोई ऐसा क्षेत्र जहां पर मैग्मा हॉट स्पॉट हो। हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि कोई धरती के अंदर कोई ऐसी जगह जहां पर जगह पर मैग्मा चैम्बर बने हो। ठीक है, उन्हीं मैग्मा चैम्बर से जब मैग्मा बाहर निकलता है और वो धरती को चीर के बाहर निकलता है, ठीक है, तो उसी को बोलते हैं अंतरा प्लेट उद्गार। तो ज्यादा अंतर नहीं है दोनों में, है ना, बस इतना ध्यान रखेंगे, ये सिर्फ और सिर्फ हॉट स्पॉट की वजह से निकलता है। जो ऊपर की ओर मैग्मा चलता है इसको हम मैग्मा या हार्ट प्लूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हार्ट प्लूम। तो ये जो हार्ट प्लूम है सीधे उन्हीं जगह से निकलेंगे जहां से जो मैग्मा है
मैग्मा हॉट स्पॉट जहाँ पर रहेगा, तो मैग्मा हॉट स्पॉट मान लीजिए यहाँ पर है, यहाँ से ये मैग्मा ऊपर की ओर चढ़ेगा और यहाँ से ये ज्वालामुखी ऊपर फूट जाएगा, और ये ऊपर चढ़ने वाले मैग्मा को हम हॉट प्लूम बोलते हैं। ठीक है, तो ये तो रही बात हमारी अंतरा प्लेट उद्गार की। बात हम यहां पर कर रहे थे केंद्रीय नलिका उद्गार की। केंद्रीय नलिका उद्गार, केंद्रीय नलिका उद्गार में ठीक है कुछ प्रकार होते हैं ज्वालामुखियों के, बारी बारी से हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। पीलियन तुल्य, फिर है विषुवियस तुल्य, वोल्केनो तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य और हवाईयन तुल्य, हवाईयन तुल्य। ये 5 तरह के जो ज्वालामुखी होते हैं वो केंद्रीय नलिका उद्गार से संबंधित है। पहला है पीलियन तुल्य, विषुवियस तुल्य, वोल्केनो तुल्य, स्ट्राम्बोली तुल्य, हवाईयन तुल्य। ठीक है, इसमें जो विस्फोट की मात्रा होती है ठीक है ये घटते हुए क्रम में लिखी हुई है। सबसे ज्यादा विस्फोट या सबसे ज्यादा विध्वंसक कौन रहेगा? पीलियन तुल्य रहेगा। दूसरे नंबर पे आएगा विषुवियस तुल्य, तीसरे नंबर पे आएगा वोल्केनो तुल्य, और ये चौथे नंबर पे स्ट्राम्बोली तुल्य, और ये 5वें नंबर पे हवाईयन तुल्य। तो बारी बारी से इसको हम डिस्कस यहां पर कर लेते हैं। पीलियन तुल्य, जो पीलियन तुल्य होता है, पीलियन तुल्य, इसमें जो विस्फोट की मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। कहने का मतलब ये जो केंद्रीय नलिका का जो पीलियन तुल्य है इसमें जो मैग्मा होता है बहुत विस्फोट की तरह निकलता है। जब विस्फोट की तरह थ्रू निकलता है तो इसका जो शंकु बनता है ठीक है वो काफ़ी ऊंचा बनेगा। शंकु काफ़ी ऊंचा शंकु बनता है इसका, यहाँ से ये फड़ के निकलता है। ये हमारा मैग्मा चैम्बर हो गया। ठीक है, तो इसकी जो विस्कोसिटी होती है ये गाढ़ा होता है, काफ़ी गाढ़ा होता है, विस्कस होता है, और इसका रंग जो होता है वो हल्का होता है। इसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसकी डेंसिटी कम होती है। यहाँ पर ये ध्यान रखेंगे, विस्फोट सबसे ज़्यादा होगा, गाढ़ा होगा, रंग हल्का होगा, सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी और डेंसिटी कम होगी, और ये अभिसारी प्लेट किनारे से संबंधित होंगी। ठीक है, अभिसारी प्लेट किनारे से संबंधित होंगी। ठीक है, तो पीलियन तुल्य जो है उसमें सबसे ज़्यादा विस्फोट होगा। तो क्वेश्चन एग्जाम में पूछता है कि निम्नलिखित में से, निम्नलिखित ज्वालामुखियों में सबसे ज़्यादा विस्फोटक कौन है? क्रम से लगाइए। तो सबसे ज़्यादा पीलियन, उसके बाद विषुवियस, फिर वोल्केनो, फिर स्ट्राम्बोली, उसके बाद हवाईयन। ये तो रही बात पीलियन तुल्य की। अब दूसरे नंबर पे आता है हमारा विषुवियस तुल्य। विषुवियस तुल्य जो होगा हमारा, उसमें विस्फोट इससे कम होगा। बस इतना ध्यान रखना है, विषुवियस में इस विस्फोट क्या होगा, इससे कम होगा। गाढ़ा वो भी होगा लेकिन इससे कम गाढ़ा होगा, तो कहीं ना कहीं थोड़ा दूर तक फैलेगा। ठीक है, ये विषुवियस हो गया, थोड़ा दूर तक फैलेगा। और इसमें जो ज्वालामुखी होगा वो गोभी के फूल की तरह यहाँ पर ऐसे विस्फोट होगा, इसमें गोभी के फूल की तरह। तो क्वेश्चन पूछ लेता है कभी कभी कि ऐसा कौन सा ज्वालामुखी है जहां पर गोभी के फूल जैसा विस्फोट होता है? तो यह है हमारा विषुवियस। फिर बात आती है वोल्केनो तुल्य। वोल्केनो तुल्य जो होगा वो थोड़ा सा, और ये क्या होगा, गाढ़ा कम होगा। तो जितना गाढ़ा कम होता जाएगा उतना क्या होगा, वो दूर तक कवर करेगा। दूर तक कवर करने का मतलब ये ऊंचा कम जाएगा, इससे जो ज्वालामुखी शंकु हैं वो इस तरह के बनेंगे। ठीक है, उसके बाद बात आती है स्ट्राम्बोली की। स्ट्राम्बोली भी कुछ ना कुछ थोड़ा सा ज्यादा एरिया कवर करेगा। ठीक है, स्ट्राम्बोली। अच्छा हाँ, स्ट्राम्बोली को हम क्या कहते हैं? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी बोलते हैं स्ट्राम्बोली को। ये ध्यान रखिएगा, क्या बोलते हैं? भूमध्य सागर का
प्रकाश स्तंभ। प्रकाश स्तंभ। क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहते हैं? तो स्ट्राम्बोली तुल्य जो ज्वालामुखी होते हैं उसको हम भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ बोलते हैं। हवाईयन तुल्य आता है, ठीक है, हवाई द्वीप है वहां पर ये पाए जाते हैं ज्यादातर। हवाईयन तुल्य में क्या होता है, विस्फोट ऊपर बाहर ना निकल के क्या होता है, जैसे लावा यहां से फूटा, लावा यहां से फूटा, ठीक है, यहीं पर फैल गया, उसके बाद और नीचे से आया वो यहां फैल गया, और नीचे से आया ये ऐसे फैल गया, और नीचे से आया ये फैल गया, फैलता, और बाद में ये सूख गया। कहने का मतलब ये दूर तक तो फैलेगा, ठीक है, और इसका विस्फोट बाहर नहीं आएगा, वहीं क्या होगा, फैलता रहेगा, फैलता रहेगा, फैलता रहेगा। इस तरह के ज्वालामुखी को हम हवाईयन तुल्य ज्वालामुखी कहते हैं, ठीक है। तो बात हो गई हमारी केंद्रीय नलिका उद्गार की। केंद्रीय नलिका में यहाँ पर केंद्रीय नलिका रहेगी और उसी नलिका के सहारे हमारा मैग्मा चैम्बर से बाहर आएगा। दरारी उद्भेदन में अपसारी प्लेट किनारा रहेगा, उसमें भ्रंशों के सहारे बाहर निकलेगा, और अंतरा प्लेट में क्या था, हॉट प्लूम आता है, ठीक है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होगी। अब बात करते हैं लावा की प्रकृति के आधार पर ज्वालामुखी कैसे होते हैं। तो लावा की प्रकृति के आधार पर भी दो तरह के यहाँ पर हमारे ज्वालामुखी होते हैं। पहला होता है अम्लीय और दूसरे होते हैं क्षारीय। अब बात करते हैं हम अम्लीय ज्वालामुखी की। तो जो अम्लीय ज्वालामुखी होगा, ठीक है, उसमें सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी, लगभग 65% के आसपास वहाँ पर सिलिका की मात्रा होगी, और श्यान होगा। श्यान मतलब वो गाढ़ा ज़्यादा होगा। जब गाढ़ा ज़्यादा होगा वो विस्फोट के साथ जब फूटेगा तो कोई चीज़ नीचे से गाढ़ी और एकदम नीचे से तीव्र से फूटी तो उसमें विस्फोट बहुत ज़्यादा होंगे, और विध्वंसकारी भी क्या होंगे, ज़्यादा होंगे ऐसे, ठीक है। और इनका रंग सिलिका की वजह से हल्का होता है, ठीक है, और डेंसिटी कम होती है, विस्फोट यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो जब विस्फोट ज़्यादा होगा, ऐसे लावा मान लीजिए ऐसे निकले, ऊपर फूटा, दूर तक गए और ऐसे गिरेंगे, यहीं पर बगल में ही गिरेंगे। तो जब बगल में गिरेंगे तो यहाँ पर देखिए ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होगा, ज्वालामुखी शंकु, और यही ज्वालामुखी शंकु शंकु पर्वत हमारे बन जाएंगे। तो शंकु पर्वतों का यहाँ पर क्या हो रहा है, निर्माण हो रहा है। इनका ताप लगभग 650 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है इन अम्लीय वालों का। ये अभिसारी प्लेट किनारों के थ्रू इनका प्रोसेस होता है, ठीक है। और ये फेल्सिक लावा के उदाहरण है, रायोलाइट तथा एंडेसाइट नामक यहाँ पर लावा निकलता है इसमें से, रायोलाइट और एंडेसाइट। जो रायोलाइट है, ठीक है, ये ग्रेनाइट का बदला रूप है। किसका है, ग्रेनाइट का बदलाव। यही ग्रेनाइट जब लावा के रूप में आता है तो उसको हम बोलते हैं रायोलाइट और एंडेसाइट। तो रायोलाइट और एंडेसाइट पूछता है किस ज्वालामुखी का रूप है, तो अम्लीय ज्वालामुखी का रूप है, ठीक है। ये यहाँ पर बात करते हैं क्षारीय ज्वालामुखी की। तो क्षारीय वाले में क्या है, सिलिका की मात्रा थोड़ा कम होगी, करीब 50 से 45% के आसपास होती है वहाँ पर। यहाँ मैग्नीशियम और लोहे की मात्रा ज़्यादा होती है। चूँकि मैग्नीशियम और लोहे की मात्रा अगर ज़्यादा है तो उसका जो कलर होगा वो डार्क हो जाएगा, ठीक है, गहरा हो जाएगा रंग। और ये नेचर में थोड़ा पतला होता है, मतलब अश्यान होता है। पतला होगा तो फूटेगा और वो दूर तक फैलेगा, फूटकर दूर तक फैलेगा। कहने का मतलब इसमें लावा पठारों का निर्माण होगा। लावा फूटा और दूर तक ऐसे फैला, दूर तक जब फैलेगा तो यहाँ पर देखिए शंकु नहीं बन रहा है, पहाड़ नहीं बन रहा है, दूर तक ऐसे फैल गया। तो जब फैल जाएगा तो वहाँ पर पठारों का निर्माण करेगा। तो लावा यहाँ पर लावा पठारों का निर्माण होगा। अच्छा, अगली बात है, इसका जो टेम्परेचर है वो इस वाले से ज़्यादा होता है। कहने का मतलब अम्लीय वाले से टेम्परेचर इस लावे का ज़्यादा होता है, 950 डिग्री के आसपास होता है इसका टेम्परेचर। ये चीज़ें आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। और ये इसका जो लावा होगा वो कैसा होगा, मैफिक लावा होगा। कैसा होगा, मैफिक लावा होगा, ठीक है। एक चीज़ और है, जो क्षारीय प्रकृति के ज्वालामुखी होते हैं, ठीक है, उनमें जो लावा का प्रवाह होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है अलावा प्रवाह, अलावा प्रवाह। क्या होता है अलावा प्रवाह, पूछ सकता है एग्जाम में, इसलिए इसको पढ़ा रहे हैं। जो लावा प्रवाह होता है, ठीक है, वो कम क्षेत्र कवर करता है, कम क्षेत्र। कहने का मतलब जो लावा फूटा वो सीमित क्षेत्र तक ही यहाँ पर सीमित रह गया, यहीं फैल गया खाली, ठीक है। और एक होता है हमारा दूसरा लावा प्रवाह, पहोई होई। कौन सा, पहोई होई लावा प्रवाह क्षेत्र, पहोई होई लावा प्रवाह। पहोई होई लावा प्रवाह क्या होता है, पहोई होई लावा प्रवाह जो होता है
वो ज़्यादा क्षेत्र कवर करता है, मतलब ये पतला होता है, ठीक है, फूटा यहाँ से, और ये पतला है तो ये ज़्यादा क्षेत्र कवर कर रहा है, ज़्यादा क्षेत्र कवर करेगा। तो पहोई होई ज़्यादा क्षेत्र कवर करेगा लावा प्रवाह, और अलावा प्रवाह जो होता है वो कम क्षेत्र कवर कर रहा है, ठीक है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि कौन सा लावा प्रवाह ज़्यादा क्षेत्र कवर करता है, कौन सा कम करता है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखनी होंगी चीज़ें। अब बात कर रहे थे हम उद्गार की समयावधि के आधार पर। तो उद्गार की समयावधि के आधार पर हम देखते हैं कि ज्वालामुखी कितने प्रकार के होते हैं। पहला है सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, दूसरा है सुषुप्त ज्वाला या प्रक्षुप्त ज्वालामुखी, तीसरा है शांत ज्वालामुखी। बारी बारी से समझते हैं क्या होता है सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है कि ऐसा ज्वालामुखी, ठीक है, जहां पर निरंतर संभावना रहती है कि वहां से ज्वालामुखी फूट सकता है, कभी भी फूट सकता है, मतलब वो एक्टिव है, ठीक है, लगातार एक्टिव है और उससे कुछ ना कुछ निकल रहा है बराबर, वो होते हैं हमारे सक्रिय ज्वालामुखी। फिर बात आती है प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त ज्वालामुखी का मतलब होता है कि सोए हुए हैं, ठीक है, ज्वालामुखी कभी भविष्य फूटा था लेकिन भविष्य में कभी भी वो फिर फूट सकता है, ऐसे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं, मतलब सोया हुआ है, कभी उठ के और वो अपना तांडव या आतंक मचा सकता है, नीचे से फूट सकता है, ऐसे ज्वालामुखी को हम प्रसुप्त ज्वालामुखी कहते हैं। अगला है शांत ज्वालामुखी। शांत का मतलब कभी फूटा होगा, है ना, लेकिन अभी वो बिल्कुल शांत है और भविष्य में भी इसके फूटने की कोई आसार नजर नहीं आते हैं दूर दूर तक। तो सक्रिय मतलब लगातार एक्टिव है वो, है ना, कुछ ना कुछ उसमें से जरूर निकल रहा है, वो सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रसुप्त मतलब कभी ये फूट चुके हैं लेकिन आगे फूटने की भी संभावना है इसमें बनी लगातार, और शांत मतलब फूट चुके हैं और आगे संभावना इसमें नहीं बनी है, मतलब शांत हो चुके हैं, ठीक है। तो ये सुषुप्त मतलब होता है सोया हुआ, तो सोया हुआ आदमी कभी भी जग सकता है, तो यहाँ पर हम ये ध्यान रखेंगे सोया हुए से मतलब सोया हुआ आदमी है वो कभी भी उठ के जग सकता है। शांत मतलब जो शांत हो गया, मतलब मर चुका है, अब वो कभी नहीं जगेगा, है ना, वो शांत है बिल्कुल। बात करते हैं सक्रिय ज्वालामुखी की। तो सक्रिय ज्वालामुखी, ठीक है, कई जगह पर हैं, बारी बारी से देखते हैं। एक है माउंट एटना इटली में, ये सक्रिय ज्वालामुखी है। सेंट हेलेना यूएसए का, माउंट इरेबस अंटार्कटिका का, मोनालोआ हवाई द्वीप, मेरापिका है जो इंडोनेशिया में, और बैरन जो अपने भारत अंडमान निकोबार में है, ये भी क्या है सक्रिय ज्वालामुखी के अंतर्गत आते हैं। बात हो रही थी प्रसुप्त ज्वालामुखी। प्रसुप्त का मतलब होता है कि आगे फूटने की संभावना उसमें लगातार बनी हुई है। वेसुवियस इटली, फ्यूजियामा जापान का, क्राकटाओ इंडोनेशिया का, और नारकोंडम अंडमान, ठीक है। तो नारकोंडम जो अंडमान का है वो भी क्या हुआ है, प्रसुप्त में है, सोया हुआ है, भविष्य में इसके फूटने की संभावना बनी हुई है। अगला आ रहा है हमारा शांत ज्वालामुखी। तो शांत ज्वालामुखी में निम्नलिखित ज्वालामुखी है। पहला है किलिमंजारो जो कि तंजानिया में है, चिम्बाराजू इक्वाडोर में है, कोह सुल्तानुम देवबंद ईरान में है, पोपा म्यांमार का, एकांकागुआ एंडीज पर्वत का, और कोहला हवाई द्वीप का। तो हमने पढ़ा यहां पर सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और शांत ज्वालामुखी, ठीक है। तो इन ज्वालामुखी को हम इसके उद्गार की समयावधि के आधार पर हमने यहां पर डिस्कस किया। अब हम बात करते हैं कि जो ज्वालामुखी है, ठीक है, वो जब फूटता है नीचे से, है ना, तो कौन कौन सी आकृतियां बनती हैं और उसमें से क्या क्या चीजें निकलती हैं उसके बारे में यहां पर हम डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि जब ज्वालामुखी जैसे यहां से फूटा, ठीक है, तो जब यहां पर ये भूपर्पटी के छेद को यहां पर ये ब्रेक करता है, तो जो यहां पर इंटरनल जल है भूपर्पटी का, ये इसी नलिका के सहारे अंदर घुस जाता है। फिर जब ज्वालामुखी फूटता है तो यही जल जलवाष्प के रूप में निकलता है। तो सर्वाधिक मात्रा में यहां पर क्या निकलेगा, सबसे पहले जलवाष्प निकलेगा, जलवाष्प निकलेगा। भाई जब ये नलकी बनी फूटने के लिए यहाँ पर ज्वालामुखी, ठीक है, उससे पहले जो यहाँ पर भूपर्पटी का जो इंटरनल जल था, आंतरिक जल था, ठीक है, ये जल इसी नलकी में घुस जाएगा ज्वालामुखी वाली, और फिर जब ये नीचे से मैग्मा लेके उठेगा, है ना, तो ये उस जल को पूरी तरह से क्या भाप में बदल देगा। क्यों? क्योंकि मैग्मा का जो अभी हमने टेम्परेचर पढ़ा 650 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास था। तो जब वो 650 750 के आसपास टेम्परेचर में पानी जाएगा तो बिल्कुल पूरी तरह से भाप बन जाएगा, ठीक है, और उसके बाद ये मैग्मा के साथ बाहर निकलेगा। तो सबसे पहले यहाँ पर जल वाष्प निकलेगा, जल वाष्प निकलेगा, ठीक है, और इस जल वाष्प की सबसे ज़्यादा मात्रा होगी, ठीक है। तो क्वेश्चन में कभी कभी पूछता है कि ज्वालामुखी से सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है, तो सर्वाधिक मात्रा में क्या निकलता है, जल वाष्प। इसकी मात्रा लगभग 60 से 90% होती है। पूरे ज्वालामुखी में सबसे ज़्यादा हमारा जल वाष्प निकलता है। उसके बाद अब बात आती है, दूसरे नंबर पर निकलता है टेफ्रा। टेफ्रा क्या होता है? टेफ्रा जमीन से निकलने वाली जो चट्टानें होती हैं, ठीक है, विभिन्न आकार की, उनको हम टेफ्रा बोलते हैं।
विभिन्न आकृतियों के ठोस पदार्थों को हम टेफ्रा बोलते हैं। तो देखते हैं टेफ्रा के अंदर क्या क्या आता है। सबसे पहला है ज्वालामुखी राख। ज्वालामुखी राख क्या होगी? ऐसे चट्टानी पदार्थ या ऐसे चट्टानी ठोस पदार्थ जिनका व्यास 2 mm से कम है, 2 मिलीमीटर से अगर कम है तो क्या हो जाएंगे? वो ज्वालामुखी राख हो जाएगी। दूसरे नंबर पे है लैपिली। लैपिली जिनका व्यास 2 mm से लेकर 64 mm तक होगा, उनको हम लैपिली बोलेंगे। ठीक है। उसके बाद आता है सिंडर। सिंडर में जो चट्टानी हमारे ठोस पदार्थ हैं उनका व्यास 1 सेंटीमीटर या उससे भी अधिक होगा। उन छोटे छोटे जो हमारे ठोस पदार्थ हैं उनको हम सिंडर बोलेंगे, जिनका व्यास 1 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। उसके बाद आता है हमारा प्यूमिस। प्यूमिस क्या होता है? जब लावा होता है, ठीक है, तो गैसें जब बाहर निकलती हैं लावा से, तो उस लावा की जो गैस निकलने के प्रोसेस में जो हमारा चट्टानी पदार्थ होता है, ठीक है, उसमें से जब गैसें निकल जाती हैं तो एक झाग के रूप में बन जाता है। तो उसी झाग मतलब वो जो लावा का झाग होता है उससे ही निर्मित जो पत्थर होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? प्यूमिस बोलते हैं। जब ठंडे हो जाते हैं तो उसमें से छोटे छोटे छिद्र, इस तरह से मान लीजिए ये हमारा पहले लावा था ठोस अवस्था में, द्रव अवस्था में, ठीक है, इसमें से छोटे छोटे कण इसलिए बन जाते हैं ताकि इसमें से जो गैसें होती हैं बाहर निकल जाती हैं। गैसें जहां से निकलती हैं वो छेद सूखने के बाद एक छेद का रूप ले लेती हैं, छेद का रूप लेती। तो इस छेद रूप से ये यहाँ पर ये पत्थर होता है। ठीक है। तो ये लावा के झाग से बनता है, जो ऊपर का लावा का झाग होता है उसी से ये प्यूमिस पत्थर बनते हैं। ये छिद्र रूप में होते हैं, मतलब पूरे छेद होते हैं पूरी जगह पर। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे प्यूमिस को। फिर बात आती है टफ। टफ क्या होते हैं? बहुत हल्के और महीन कण जो बिल्कुल वायुमंडल में उड़ जाते हैं, उनको हम टफ बोलते हैं। फिर जब बारिश होती है तो ये जमीन पर उल्टा फिर गिरते हैं और इनकी वजह से जो जमीन की उर्वरा शक्ति है, ठीक है, जमीन उर्वरक बन जाती है। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे यहाँ टफ की वजह से। फिर ब्लॉक्स क्या होते हैं? 64 mm से भी ज्यादा व्यास वाले जो ठोस टुकड़े होते हैं उनको हम ब्लॉक्स बोलते हैं। और बॉम्ब्स क्या होते हैं? यही 64 mm से ज्यादा वाले जो अर्ध ठोस, मतलब आधा गलित है आधा ठोस है, उन चट्टानी टुकड़ों को हम बॉम्ब्स बोलेंगे। उसके बाद कुछ गैसीय पदार्थ निकलते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो निकलेगी, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, फिर हाइड्रोजन सल्फाइड निकलती है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर जब ज्वालामुखी फूटता है तब वो सारी चीज़ें वहाँ पर निकलती हैं। ठीक है, तो ये चीज़ यहाँ पर हम ध्यान रखेंगे। अब बात करते हैं कि ज्वालामुखी जब बनता है तो उससे कौन कौन सी आकृतियाँ निर्मित होती हैं। ठीक है, वो चाहे ज़मीन के अंदर आकृतियाँ हों चाहे ज़मीन से बाहर की आकृतियाँ हों, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। जब ज्वालामुखी फूटता है तो जो मैग्मा होता है, कुछ मैग्मा तो बाहर आ जाता है और कुछ मैग्मा भूपर्पटी के अंदर ही क्या होता है? समा जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ से ज्वालामुखी फूटा, कुछ मैग्मा तो बाहर फूट के निकल गया, ठीक है, और कुछ मैग्मा यहीं पर क्या हुआ? इधर उधर कहीं पर भी जम गया। ठीक है, तो इस तरह से दो तरह की भोग आकृतियाँ बनेंगी, एक अंतर्वेधी और एक होगा बहिर्वेधी। अंतर्वेधी वो होगा जो भूपर्पटी के अंदर ही क्या हुआ? सूख गया है, गल गया है यहीं पर ही, ठीक है, फिट हो गया। और दूसरा है बहिर्वेधी, जब ज्वालामुखी बाहर फूट के निकल गया। ठीक है, तो उससे कौन कौन सी आकृतियाँ बनेंगी, अंदर कौन कौन सी आकृतियाँ बनेंगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और जो फूट के बाहर निकल गया उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम अंदर वाले की बात करते हैं, अंतर्वेधी की बात करते हैं। तो पहली आकृति बनती है हमारी बैथोलिथ। बैथोलिथ का मतलब होता है कि जो मैग्मा होगा इस तरह से गुम्बदाकार में, ठीक है, गुम्बदाकार में ऐसे करके क्या होगा? यहाँ पर गुम्मद के आकार में यहाँ जम जाएगा। मान लीजिए भूपर्पटी थी, यहाँ पर मैग्मा यहाँ से निकला, ऊपर नहीं निकल पाया और यहीं कहीं पर इस तरह से संरचना ऐसे गुम्मद के रूप में ऐसे संरचना में यहाँ पर ही जम गया और ठंडा हो गया। ठीक है, तो इस संरचना को हम बोलते हैं बैथोलिथ। बैथोलिथ संरचना बोलेंगे। अगला हमारा आता है स्टॉक। स्टॉक क्या होगा? स्टॉक में ऐसा कोई संरचना जो ऐसे गोभी के नुमा, गोभी आकार में, जैसे गोभी का फूल होता है इस तरह से, ठीक है, गोभी के फूल के आकार में ही जम जाए। भूप्रपटी के अंदर ही मैग्मा यहां से निकला और बाहर ना निकल के क्या हो? यहीं पर ही, ठीक है, गोभी के फूल के आकार में यहीं पर जम जाए, तो उसको हम बोलेंगे स्टॉक बोलेंगे। ठीक है, अगला हमारा आता है डाइक। डाइक क्या होता है? अगर मैग्मा क्षैत ऊर्ध्वाधर रूप में, मतलब ऐसे खड़े खड़े रूप में ऐसे जम जाए, खड़े खड़े रूप में अगर जम जाता है तो उसको हम बोलते हैं डाइक बोलते हैं। खड़े खड़े रूप में ऐसे जम गया, ठीक है, तो ये हमारा हो गया मैग्मा का ऊर्ध्वाधर रूप जमाव, इसको बोलेंगे हम डाइक बोलेंगे। अगला आता है सिल। गांव में सिलबट्टा देखा ही होगा सब लोगों ने, तो ऐसे क्षैतिज रूप में होता है सिलबट्टा। तो अगर हम ऐसे सिलबट्टे के रूप में जम जाए,
सिल के रूप में जम जाए, सिल से सिलबट्टा याद रखेंगे, सिलबट्टे के रूप में अगर जम जाए, मैग्मा का क्षैतिज रूप में जमा हो जाए तो उसको हम बोलेंगे सिल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सिल। अगला आता है सीट। सीट से ऐसे याद रखेंगे, जैसे A4 साइज का पूरा बंडल आता है, उसमें से हम अगर एक सीट निकालें, एक पेपर निकालें, उसको हम सीट बोलेंगे, उस एक बंडल को हम सीट बोलेंगे। तो वही हुआ कि मैग्मा का क्षैतिज रूप में जमाव हो, लेकिन वो बिल्कुल सीट की तरह एकदम पतला पतला हो जमाव। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से मैग्मा उठा भूपर पट्टी पर, कहीं ऐसे पतला पतला सीट के रूप में यहीं पर जम जाए, ऊपर ना निकल पाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? सीट बोलेंगे। इस आकृति को सीट बोलेंगे। फिर आता है लैकोलिथ। लैकोलिथ मतलब अगर उत्तल लेंस की भांति अगर जमता है, अगर जो मैग्मा है बाहर निकलने से पहले अंदर भूपट्टी के उत्तल लेंस की तरह ऐसे जम जाए, ठीक है, तो उसको हम लैकोलिथ बोलेंगे। और अवतल लेंस की तरह जम जाए तो उसको हम लोपोलिथ बोलेंगे। दोनों एक दूसरे से सिमिलर हैं, लैकोलिथ और लोपोलिथ। ठीक है, तो थोड़ा सा यहां पर कंफ्यूजन ना हो, लैकोलिथ उत्तल लेंस और लोपोलिथ अवतल लेंस, ऐसे ध्यान रखेंगे। फिर आता है फैकोलिथ। फैकोलिथ का मतलब ऐसे फेंक फेंक के, ठीक है, मतलब अभिनति और अपनति में चले, तो अपनति में फिर अभिनति में, फिर अपनति में, फिर अभिनति में, इस तरह से अगर जमेगा तो उसको हम बोलेंगे फैकोलिथ। ये तो बात हो रही है हमारी अंतर्वेधी की, मतलब जो धरती के अंदर ही जम जाए। अब बात करते हैं अगर ज्वालामुखी फूट के बाहर निकल जाए तो क्या होगा। जब फूट के अगर बाहर निकल जाएगा तो पहले नंबर पे है ज्वालामुखी शंकु बनेंगे। कैसे ज्वालामुखी शंकु बनेंगे? सपोज ये ज्वालामुखी था, ठीक है, और ये भूपर्वती यहाँ से फूटा और फूट के विस्फोट के साथ ऊपर गया, तो ठंडा होकर लावा क्या होगा? ऐसे नीचे गिरेगा इस तरह से, ठीक है। जब गिरेगा तो इससे ढेर लगता रहेगा। तो देखिए एक ज्वालामुखी का क्या हो रहा है? शंकु का निर्माण हो रहा है। ज्वालामुखी शंकु मतलब ज्वालामुखी पर्वतों का यहाँ पर निर्माण हो रहा है, ज्वालामुखी शंकु। फिर आता है सिंडर शंकु। सिंडर शंकु का मतलब होता है कि ऐसे ज्वालामुखी जहां पर द्रव अवस्था वाला जो मैग्मा है वो नहीं आ रहा है, सिर्फ वहां पर राख या इस तरह की चीजें निकल रही हैं। तो राख अगर ऐसे निकल रही, राखों का अगर ढेर बन जा रहा है, राखों का ढेर बन जा रहा है, उससे इस तरह से शंकु बन रहे हैं, तो उसको हम सिंडर शंकु बोलेंगे, राख से निर्मित। ठीक है, यहां पर याद रखेंगे। अम्लीय शंकु क्या होते हैं? अम्लीय शंकु वो शंकु होते हैं जो अम्लीय लावा से बनते हैं। ठीक है, अभी पढ़ाया था। अम्लीय लावा का मतलब ऐसे लावा जिनकी विस्कोसिटी, श्यानता कम होती है। ठीक है, श्यानता इनकी ज्यादा होती है ना, वो क्या होते हैं? ज्यादा श्यान होते हैं, मतलब ज्यादा गाढ़े होते हैं। ठीक है, तो उसमें जो शंकु बनेगा वो इस तरह से बनेगा कुछ। ठीक है, गहरे तीव्रता वाले होंगे। मैं कहने का मतलब इसकी जो ढाल होगी वो तीव्र होगी। ठीक है, काफी ज्यादा ढाल वाले होंगे ये अम्लीय शंकु। ठीक है, और इसमें सिलिका की मात्रा जो होगी वो ज्यादा होगी। और ये रंग में क्या होंगे? वो हल्के होंगे, रंग में हल्के होंगे। और विस्फोट के साथ तीव्र विस्फोट होगा इसमें। और ये अभिसारी प्लेट किनारे से संबंधित होंगे। किससे? अभिसारी प्लेट किनारों से संबंधित होंगे। तो यहां पर ध्यान रखना होगा। अम्लीय शंकु क्या होंगे? अभिसारी प्लेट किनारे से संबंधित होंगे, हल्के रंग के होंगे, सिलिका की मात्रा इसमें ज्यादा होगी और डेंसिटी इनकी क्या होगी? कम होगी। टेम्परेचर क्या होगा इनका? अपेक्षाकृत क्षारीय से थोड़ा सा कम होगा, करीब 650 से 750 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास। तो अम्लीय शंकु जब बनेंगे तो उनकी जो ढाल होगी वो तीव्र होगी। अच्छा, जब क्षारीय शंकु की बात करेंगे तो यहाँ सिलिका की मात्रा कम होगी। जब सिलिका की मात्रा कम होगी तो ये जो लावा होगा ये दूर तक फैलेगा, दूर तक फैलेगा। ठीक है, इसकी श्यानता भी क्या होगी? कम होगी। कहने मतलब इसका गाढ़ापन क्या होगा? गाढ़ापन कम होगा। गाढ़ापन कम होगा तो ये दूर तक क्षेत्र कवर करेगा, दूर तक ऐसे फैलेगा। और ऊपर वाले अम्लीय की क्या थी? ज्यादा गाढ़ा था तो शंकु ज्यादा ऊपर ऐसे ढाल का निर्माण कर रहा था, ज्यादा ढाल का निर्माण कर रहा था। फिर बात आती है परतदार या मिश्रित शंकु की। परतदार या मिश्रित शंकु क्या होता है? सपोज ये भूपर्वती थी, यहां से ये नलिका के थ्रू लावा फूटा, निकला और यहां पर ऐसे जम गया इस तरह से। ठीक है, फिर उद्गार हुआ इसका। ठीक है, तो इसी परत के ऊपर ये दूसरा यहां पर जम गया, फिर ऊपर निकला, तीसरी परत जम गई, फिर निकला उसके ऊपर, चौथी परत जम गई। देखिए परतों के रूप में यहां पर जमा हो रहा है। तो जब परतों के रूप में जमा होगा तो उस शंकु को हम परतदार या मिश्रित शंकु बोलेंगे। ठीक है, आगे बात आती है परजीवी शंकु की। क्या होता है परजीवी शंकु? सपोज ये भूपर्वती थी, यहां से मैग्मा बाहर निकला और ऐसे करके यहां पर इसने एक शंकु का निर्माण कर दिया, ज्वालामुखी शंकु का। फिर निकला
दूसरे शंकु का निर्माण कर दिया, फिर तीसरे शंकु का, इस तरह से निर्माण कर रहा है। लावा ऊपर निरंतर निकल रहा है। कोई ऐसी इसकी एक भुजा नली जो यहाँ से तोड़ के ऐसे इस साइड में निकल जाए और यहाँ से मैग्मा बाहर निकले और फिर वो यहाँ पर फिर से दूसरे शंकु का निर्माण कर दे क्षैतिज रूप में इस तरह से, या कोई नली इधर से निकले क्षैतिज रूप से यहाँ पर इसका निर्माण हो जाए इस तरह से, ठीक है, यहाँ से भी फूट जाए ज्वालामुखी। देखिए यहाँ पर एक तो ये मेन शंकु था और ये क्या है, ये परजीवी शंकु बन रहे हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं परजीवी शंकु, ध्यान रखिएगा। मेन शंकु से इतर अगर कोई नली फूट जाए और वहाँ पर भी क्या हो, इस तरह से शंकु का निर्माण हो जाए और यहाँ से लावा निकल जाए, तो उसको हम बोलेंगे परजीवी शंकु। फिर बात आती है लावा पठार की। लावा पठार क्या होते हैं? अगर ऐसा लावा जो बहुत पतला है, ठीक है, बहुत छारी है, मात्रा छारी है, तो वो दूर तक ऐसे फैले, दूर तक फैले कम विस्फोट के साथ। कहने का मतलब कम विस्फोट के साथ दूर तक फैले, दूर तक फैलेगा। तो दूर तक फैलेगा तो उस पर शंकु ना बनकर क्या होगा, ऐसा प्लेन बनेगा। प्लेन मतलब पठार बनेगा, है ना, परतदार पठार बन जाएगा। तो इसको हम बोलेंगे लावा पठार बोलेंगे। पूरे बड़े क्षेत्र में लावा का विस्तार हो जाएगा, है ना, निकलता रहेगा और पूरे बड़े क्षेत्र में लावा का जब विस्तार हो जाएगा तो उसी को हम लावा पठार बोलेंगे। अगला है क्रेटर। स्टार्टिंग में हम डिस्कस कर चुके हैं, जब ये छेद बताया था ना कि जो छिद्र या दरार जहां से लावा मैग्मा हमारा बाहर निकलता है भूपर्पट्टी के, वही हमारा ज्वालामुखी होता है। तो इसी छिद्र या दरार जब ज्वालामुखी शांत हो जाता है, ठीक है, तो ये गड्ढा जो बच जाता है, इसी गड्ढे को हम बोलते हैं क्रेटर बोलते हैं। और इसी गड्ढे में जब पानी भर जाता है बरसात का या किसी अन्य तरीके से, तो उसको हम क्रेटर झील बोलते हैं। और इसी का मुंह जब बड़ा हो जाता है, इसी क्रेटर का जब मुंह कस के बड़ा हो जाता है, ठीक है, तो इसी क्रेटर को हम काल्डेरा बोलते हैं, ठीक है। तो क्रेटर और काल्डेरा लगभग एक ही रूप है। छोटा रूप हमारा क्रेटर होता है और उसी का बड़ा मुंह काल्डेरा होता है। अब बात करते हैं गीजर या गेशर की। गीजर या गेशर क्या होता है? गीजर घरों में आपने देखा होगा, नहाने वाला गीजर लगाते हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, गर्म पानी आता है। तो कुछ ना कुछ उसी से संबंधित यहाँ पर गीजर ये भी है। जमीन से भूपर्पट्टी है, जमीन से लगातार गर्म पानी निकले, मैग्मा ना निकले, ना मैग्मा निकले, ना कोई ज्वालामुखी फूटे, सिर्फ और सिर्फ गर्म पानी निकले। क्या निकले? गर्म पानी। आपने देखा होगा कई जगह पर, हिमाचल में एक मणिकर्ण जगह है, वहां पर भी देखिए लगातार जमीन से पानी निकलता है गरम गरम, तो वो क्या है? गीजर है, ठीक है, गर्म जल का स्रोता बोलते हैं उसको, गीजर या गेसर बोलते हैं। ये क्या होता है? ये जब ज्वालामुखी जहां पर नहीं फूटता है और किन्हीं कारण से जो आंतरिक जल है वो अंदर पहुंच जाता है, ठीक है, तो वो गर्म होकर फिर से क्या होता है? बाहर को निकलता है। ऐसा वहां पर क्या है ना, मैग्मा पूरी तरह से बाहर नहीं निकल पाता है, लेकिन कहीं ना कहीं इस जल को ढकेलता रहता है बराबर, लगातार वहां से क्या होता है? गर्म पानी निकलता रहता है, इसीलिए उसको हम गीजर बोलते हैं। फिर अगला आता है धुआंरा। क्या होता है धुआंरा? जब ज्वालामुखी का लास्ट स्टेज होता है, ठीक है, लास्ट स्टेज का मतलब होता है कि जब पूरी तरह से उसमें से मैग्मा निकल चुका होता है, तो वहां बहुत सारी गैसें, यहां से बहुत सारी गैसें रिलीज होती हैं, गैसें, ठीक है, और जो आंतरिक जल होता है ना, जब वो अंदर पहुंच जाता है, वो जल भी निकलता है बाहर, लगातार निकलता है, मतलब जलवाष्प, ठीक है, गैसें और जलवाष्प लगातार वहां से निकलती रहती हैं उस छेद से जहां से ज्वालामुखी फूटा है। कहने का मतलब ज्वालामुखी का जो अंतिम स्टेज होता है, वहां पर अगर वहां से गैसें और तमाम सारी और जलवाष्प निकलता रहे लगातार, ठीक है, उसको हम धुआंरे बोलेंगे। धुआंरे, ऐसा मान लीजिए किसी छेद से लगातार धुआं निकल रहा हो, तो क्या बोलेंगे? उसको धुआंरा बोलेंगे, लगातार धुआं निकल रहा है वहां पर, है ना। तो ऐसे धुआंरों की घाटी हमारी अलास्का में पाई जाती है। अलास्का, ठीक है, जगह का नाम है। वहां कटमई पर्वत है, कटमई पर्वत है, वहां पर लगभग 10,000 धुआंरों की घाटी है, लगभग 10,000 धुआंरे वहां पाए जाते हैं। तो पूछा जाता है कि सर्वाधिक धुआंरों की घाटी कहां है, या धुआंरों की घाटी कहां पाई जाती है? अलास्का के कटमई पर्वत पर। तो हमने देखा सब ज्वालामुखी शंकु बनते हैं, सेंडर शंकु बनते हैं, अम्लीय शंकु बनते हैं, क्षारीय शंकु बनते हैं, परतदार मिश्रित शंकु बनते हैं, परजीवी शंकु बनते हैं, लावा पठार बनते हैं, क्रेटर काल्डेरा बनता है, गीजर मतलब गर्म पानी का स्रोता निकलता है, और धुआंरे मतलब लगातार गैसें और जलवाष्प निकलता रहता है।
तो ये बात रही हमारा ज्वालामुखी भू आकृतियां, जो ज्वालामुखी फूटने के बाद जमीन के अंदर या जमीन के बाहर ये आकृतियां बनती हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा टॉपिक खत्म होता है ज्वालामुखी का। तो आशा करता हूँ आपको ये टॉपिक पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।